दोस्तों, भारत ने बीते कुछ सालों में टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ज्यादा तरक्की कर ली है। आज भारत की अधिकतर जनसंख्या डिजिटल वर्क करने लगी है। यहाँ तक कि अब भारतवासियों को कहीं भी शॉपिंग करने के लिए कैश ले जाने की भी जरूरत नहीं होती है। सब्जी वाले से लेकर बड़े बड़े मॉल में भारत का नागरिक आज ऑनलाइन पेमेंट कर सकता है। और न केवल पढ़े लिखे लोग बल्कि अनपढ़ और कम पढ़े लिखे हुए लोग भी पैसों का ऑनलाइन लेन देन आज बड़ी आसानी के साथ कर लेते हैं। लेकिन एक और जहाँ भारत हर क्षेत्र में विकास कर रहा है, वहीं भारत के कुछ राज्य ऐसे भी हैं जो आने वाले समय में भारत को कर्ज में डुबो सकते हैं और जिससे देश के विकास में बाधा पहुँच सकती है। आज के अपने इस वीडियो में हम आपको भारत के उन्हीं 10 राज्यों के बारे में बताने वाले हैं जिन पर कर्ज का बोझ इतना बढ़ चुका है कि आने वाले समय में वो भारत देश के लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं उन राज्यों में और जानते हैं उनके कर्जदार होने का मुख्य कारण। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसमें ये कहा गया है कि भारत के 10 राज्यों के सिर पर दिन कर्ज का बोझ बढ़ता हुआ चला जा रहा है और अगर यही स्थिति रही तो वो दिन दूर नहीं है जब पूरे भारत को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आरबीआई की रिपोर्ट एक तरह से चेतावनी है कि इन राज्यों को समय रहते अपने खर्चों में कमी और आमदनी में बढ़ोतरी करनी होगी। चलिए सबसे पहले उन 5 राज्यों के नाम जानते हैं जो बहुत ज्यादा कर्ज में डूबे हुए हैं और ये राज्य हैं बिहार, पंजाब, पश्चिमी बंगाल, राजस्थान और केरल। इन राज्यों पर कर्ज के कारणों को जानने से पहले आप ये जान लें कि भारत देश में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी कुछ क्राइटेरिया तय किए गए हैं। जैसे केंद्र सरकार के लिए जीडीपी और कर्जे का रेशियो तकरीबन 60% रखा गया है, तो वहीं राज्य सरकारों के लिए यही पैरामीटर सिर्फ 20% पर सेट है। अगर बात करें भारत के पहले सबसे ज्यादा कर्ज के बोझ के तले डूबे हुए राज्य की, तो इस मामले में आपके जहन में शायद बिहार या छत्तीसगढ़ जैसे इलाकों का नाम आएगा। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस लिस्ट में सबसे पहले नाम आ रहा है पंजाब का। पंजाब जो कि 5 नदियों से घिरा हुआ है, एक ऐसा कृषि प्रधान राज्य है जहाँ के किसानों द्वारा उगाई गई फसलें आज भारत के ज्यादातर हिस्से का पेट भर रही है। लेकिन किसी भी राज्य के ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा है, इसका दोष वहाँ के लोगों से ज्यादा वहाँ की सरकार को जाता है, क्योंकि जनता की मांगे तो अलग अलग होती रहेगी मगर सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो अपना थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाकर अपनी इकोनॉमी को खुद ही फिगर आउट करे। बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि पंजाब में तो अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, जिसके बाद भगवंत मान ने राज्य के मुख्यमंत्री की गद्दी संभाली है, तो इतना सारा कर्जा अचानक से कैसे आ गया। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पंजाब का ये कर्ज अभी का नहीं है बल्कि पिछली कई सरकारों द्वारा लिया गया है, जो लोन पर लोन लेती चली गई और फिर उसको चुकाने का नाम भी नहीं लिया। और आज हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि पंजाब की स्थिति कर्जे के मामले में पूरे देश में सबसे ज्यादा खराब है, जहाँ इसका डेट टू जीडीपी रेशियो 53% है, यानी कि निर्धारित सीमा से भी तकरीबन 3 गुना ज्यादा। यही कारण था कि सरकार में आने के बाद भगवंत मान ने केंद्र सरकार से अपील की थी कि वो पंजाब का कर्जा चुकाने में उनकी मदद करे, जिसके बाद शायद आपको पंजाब के ऊपर दया आई। लेकिन घर गृहस्थी के एक बेसिक इकोनॉमिक्स के हिसाब से आप खुद बताइए, इमेजिन कीजिए कि आपके ऊपर 10,000 करोड़ का कर्जा लगा हुआ है और आपकी आय 5 से 6,000 करोड़ के आसपास ही है। जाहिर सी बात है कि आप ऐसी स्थिति में यही सोचेंगे कि थोड़ा किफायत से अपनी आमदनी को बढ़ाने की कोशिश की जाए, जिससे कि आप उस कर्ज को निपटा सके। लेकिन पंजाब सरकार की इकोनॉमी एक अलग ही दिशा में चलती है, जहाँ उनको अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए आमदनी के स्रोत बढ़ाने चाहिए और आयकर कानून थोड़े सख्त करने चाहिए। वहाँ सिर्फ वोट बटोरने के लिए इन लोगों ने बिजली ही फ्री कर दी है। मतलब सोच कर देखिए, बिजली जैसी कोई चीज जो हर महीने सरकार को न जाने कितने करोड़ों का फायदा करवाती है, उसको इन्होंने फ्री ही कर दिया है। और अगर आप इसको लार्ज स्केल में देखें तो ये कोयला देश की खदानों से ही जा रहा है, इसकी माइनिंग आपके और हमारे टैक्स के भरे हुए पैसों से ही हो रही है। और जिस टैक्स को हम लोग इतनी मुश्किल से चुकाते हैं, उस टैक्स से मिलने वाली सुविधा पंजाब मुफ्त में ही दिए जा रहा है। और हैरानी की बात तो ये है कि केंद्र सरकार इसे देखते हुए भी कोई हस्तक्षेप नहीं कर रही है, क्योंकि अगर ऐसे ही बिजली मुफ्त में बढ़ती रही तो हमारे टैक्स का पैसा तो यूं ही बर्बाद होता रहेगा और देश के फंड्स न सिर्फ ऐसे ही खत्म होते रहेंगे बल्कि लोग मुफ्त में मिलने के कारण बिजली का दुरुपयोग भी करेंगे, जिस वजह से देश के रिसोर्सेज को भी खतरा पहुंचेगा। लेकिन समस्या तो ये है कि हम और आप कर भी क्या ही सकते हैं, मगर इतना तो तय है कि जब तक ये मुफ्त की राजनीति चलती रहेगी, करदाताओं के ऊपर बोझ बढ़ता रहेगा और मुफ्त में मजे लेने वाले अपने मजे बढ़ाते रहेंगे और दूसरे राज्यों में रहने वाले लोग धीरे धीरे पिसते रहेंगे। इस लिस्ट में बाकी के 4 राज्य जो खतरे की घंटी में है, उनके नाम है बिहार, केरल, राजस्थान और पश्चिम बंगाल। इन राज्यों का भी डेट टू जीडीपी रेशियो 35 से 40% के बीच ही रेंज करता है, मगर फिर भी ये बड़ी चिंताजनक बात है कि ये राज्य कर्जे में इतना डूबे हुए हैं। हमें ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि राज्य चाहे कितना भी कर्जा क्यों न ले, उसका असर इनडायरेक्टली केंद्र सरकार पर ही पड़ता है, जिससे हमारी भारत की अर्थव्यवस्था पर चोट पहुंचती है और कई बार तो रुपए की वैल्यू पर भी इसका जोरदार असर पड़ता है। ये जितनी भी सरकारें आपको फ्री की बिजली और मुफ्त की सेवाएं दे रही है, यही कारण है कि कहीं न कहीं आज देश की अर्थव्यवस्था इतनी डिक्लाइन कर रही है। मगर अब बात करते हैं उन बाकी के 5 राज्यों की जिनका कर्ज तो बहुत ज्यादा है, मगर इतना भी अधिक नहीं है कि वो केंद्र सरकार पर या राज्य पर बहुत अधिक दबाव डाले। इन 5 राज्यों के ऊपर भी कर्जे का कुछ कम बोझ नहीं है, लेकिन 5 राज्यों की खास बात यह है कि जिस तरह से इन्होंने अपने आप को कर्ज से निकालने की कोशिश की है, वो काबिले तारीफ है। मध्य प्रदेश अपने टूरिज्म को इतना प्रमोट कर रहा है कि देश विदेश से लोग मध्य प्रदेश की छोटी छोटी जगहों को घूमने के लिए आ रहे हैं और फॉरेन करेंसीज दे रहे हैं। उदाहरण के लिए जैसे मध्य प्रदेश में ओरछा में एक बहुत ही छोटा सा टाउन है, लेकिन जहाँ बड़े बड़े शहर टूरिस्ट अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, वहीं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए कदमों के कारण देश विदेश से लोग उसे घूमने के लिए आ रहे हैं। इस लिस्ट में सबसे बेहतरीन छलांग मारी है उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था बहुत ही बेहतरीन तरीके से उभर कर सामने
सामने आई है, जहाँ विदेशों से इन्वेस्टर उत्तर प्रदेश को एक बेहतरीन नजरिए से देखने लगे हैं, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट ने उत्तर प्रदेश को एक आइडियल इन्वेस्टिंग स्टेट के रूप में रिप्रेजेंट किया है। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश सरकार सरकारी नौकरियों से हटकर ऐसी व्यवस्थाओं का निर्माण भी कर रही है जिससे यहाँ के लोगों को रोजगार दिया जा सके। अगर आपको अपनी आय बढ़ानी है तो उसके लिए अपने खर्चे कम कर दीजिए, आय अपने आप ही बढ़ जाती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कुछ ऐसा ही किया है, जहाँ उन्होंने कुछ चुनिंदा सब्सिडीज और पेंशन को हटाकर उन्हें काफी सीमित कर दिया है, जिससे सरकार के खर्चों में काफी कमी आई है और आज उत्तर प्रदेश का रवैया ही बदल रहा है और आने वाले समय में ये भारत के सबसे बेहतरीन राज्यों के रूप में उभर कर सामने आ सकता है। शायद आपको सुनकर हैरानी हो, पर बिहार भी अपने कर्जे को बहुत ही तेजी से कम कर रहा है, जहाँ न सिर्फ आज बिहार का टूरिज्म बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बल्कि और भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जिस वजह से बिहार में काफी इन्वेस्टमेंट हो रहा है। लेकिन हरी बत्ती लेने वाले इन राज्यों में भी एक राज्य ऐसा है जिसके हालात डूबते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो राज्य है हरियाणा। मगर जैसे हर एक राज्य की परिस्थिति में सुधार और परिस्थिति बिगड़ने के पीछे की वजह आपको बड़ी आसानी से इंटरनेट पर मिल जाएगी, वैसे हरियाणा के बिगड़ते हुए हालातों के बारे में कहीं पर भी कुछ भी साफ तरीके से पता नहीं लग रहा है। वैसे अगर आप में से कोई इस वक्त हरियाणा से इस वीडियो को देख रहा है तो हमें नीचे कमेंट करके बताइए कि हरियाणा के बिगड़ते हुए हालातों के बारे में क्या कारण जिम्मेदार हो सकते हैं। इसके बारे में थोड़ी जानकारी जरूर दीजिएगा, ताकि हमारे साथ साथ सभी दर्शकों को भी शायद सच्चाई का पता लग सके। मगर इतनी सारी चीजों को जानने के बाद सवाल ये आना चाहिए कि आखिर इन सभी चीजों से हमें मतलब रखना चाहिए या नहीं, तो इसका जवाब है हाँ। देखिए, एक राज्य एक तरह के परिवार की तरह होता है। अगर परिवार में कोई भी चीज टूटती है तो उसका खामियाजा पूरे परिवार को ही भुगतना पड़ता है। अगर परिवार पर कोई कर्ज होता है तो भले ही पहले परिवार का मुखिया आप पर उसका दबाव ना पड़ने दे, लेकिन एक समय सीमा के बाद जब वो कर्ज हद से ज्यादा हो जाता है तो मजबूरन उस मुखिया को कुछ सख्त कदम उठाकर आपके ऊपर इकट्ठा बहुत सारे बोझ डालने होते हैं। लेकिन वही सोचिए कि अगर उस बोझ को घर का मुखिया आप पर धीरे धीरे डाले तो आप समय के हिसाब से उसको हैंडल भी कर लेंगे और आपकी अर्थव्यवस्था पर उसका कोई प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। राज्य सरकार में भी कुछ ऐसा ही होता है। अगर किसी तरह का दंगा हुआ है तो सरकार की प्रॉपर्टी को नुकसान होता है, जिसका खामियाजा परिवार के लोग यानी जनता को ही भुगतना पड़ता है अपने द्वारा दिए गए टैक्सों को देकर। हम यहाँ पर पॉलिटिकल नहीं होना चाहते, मगर एक बार एक सर्वे में ये पाया गया था कि जितने लोग सरकार की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाते हैं उनमें से ज्यादातर रेगुलरली टैक्स भरते ही नहीं है और सब्सिडी जैसे राशन वगैरह का पूरा फायदा उठाते हैं, जिससे वो सिर्फ और सिर्फ सरकार पर बोझ डालते हैं, इनकम कुछ नहीं देते। जिसका मतलब कि अगर उन्होंने किसी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाया भी तो उसका बोझ उन पर आएगा ही नहीं और इसी वजह से वो बेफिक्र होकर उपद्रव किया करते हैं। लेकिन अब कई गवर्नमेंट इस पॉलिसी पर निर्भर होने लगी है कि जो लोग पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाएंगे उनके असेट्स को सीज करके ही उस प्रॉपर्टी के पैसे वसूले जाएंगे और यही रीजन है कि आज वो अचानक से डेवलप कर रहे हैं। लेकिन अब अगर सीरियसली बात करें तो हम जाते जाते आपसे बस इतना ही कहना चाहेंगे कि इनकम टैक्स जैसी आर्थिक जिम्मेदारियां सरकार के प्रति जरूर पूरी कीजिए और भगवान के लिए पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान मत पहुंचाइए, क्योंकि जिस पेट्रोल के 110 रुपए प्रति लीटर होने से लोग त्राहिमाम कर रहे थे वो कहीं न कहीं इसी बात का नतीजा था जो सरकार के पास टैक्स नहीं आ रहा था और लोग मानहानि करने से पीछे नहीं हट रहे थे। वैसे दोस्तों, क्या आप इनकम टैक्स भरते हैं या नहीं, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे, हंसते रहे। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ।